निकालने की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य मोदी सरकार। जो मोदी की गारंटी है वो लोगों को आकर्षित कर रही है, मोदी का नेतृत्व है वो लोगों को आकर्षित अपनी ओर कर रहा है। दूसरा ये स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। अब दो किश्तियां एक डूब रही होगी, आप उसमें सवार होना चाहोगे या तैरकर पार कर, या दूसरी किश्ती में तैर के पार, या दूसरी किश्ती में बैठ के पार हो, क्या करना चाहोगे? तो जो नेता है बाकी लोग उनको भी लगता है पार तो मोदी की किश्ती में बैठ के होंगे तो वो बैठ जाए। और जहां तक हिमाचल की बात आपने पूछी उससे टल नहीं रहा, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि आखिर 40 सीटें कांग्रेस की, 3 इंडिपेंडेंट, 43 वोट थे उनके पास, भाजपा के पास 25 वोट। अब 18 वोट के डिफरेंस में भी कांग्रेस हार जाती, तो राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी तो कहीं ना कहीं काम की है। कांग्रेस मुक्त भारत करने की जो महात्मा गांधी ने गारंटी दी थी वो राहुल गांधी पूरा करने का, और मैं वहां का कारण आपको बताऊं, हिमाचल में ये हुआ, बड़े बड़े वायदे करके कांग्रेस सत्ता में है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता के सामने इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई झूठे वादे, खोखले वादे करे और उसमें जनता भ्रमित हो जाए, 1500 रुपया महीना महिलाओं को नजर आता था खाते में आएगा, साल का 18,000 रुपये बैठे बैठे आएगा, तो क्यों ना वोट डाले कांग्रेस। फिर लगता था अच्छा गाय का गोबर, भैंस का गोबर 2 रुपए किलो बिक जाएगा और 100 रुपए लीटर दूध बिकेगा, कांग्रेस को वोट दे। 5 लाख युवाओं को लगता था सरकारी नौकरी मिलने वाली, वोट दे दो। बागवान को लगता था मुंह मांग के दाम मिलेंगे, वोट दे दो। अब 14 महीने हो गए, इनमें से एक भी काम नहीं। और जब इनके विधायक फील्ड में जाते हैं तो कोई महिला गोबर के ढेर लगा के बैठी तो नहीं जा पाते कि पता नहीं आगे से क्या होने वाला है। कोई जब कहीं पे 50-100 महिला इकट्ठी दिखती तो लगता है कि गिरेबाजा पकड़ ले, मेरे 1500 रुपए नहीं आए। जिसके घर में एक महिला, उसका कम से कम 21,000 का नुकसान हो गया, 2 महिला 42,000 का नुकसान, 3 महिला 63,000 का नुकसान, और किसी के घर बहू भी आ गई तो समझो 84,000 का नुकसान हो चुका है। तो लोग तो अपना नुकसान लगाते गए, और ये 6 के 6 विधायक समझ रहे थे कि मार पिटने वाली जनता पूछेगी लोकसभा चुनाव, और वो अपने नेतृत्व से भी दुखी, सुनवाई नहीं की। राहुल जी गए उत्तर प्रदेश को छोड़ के, अब वायनाड में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया, और वायनाड जाके राहुल जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को नीचा दिखाने का काम किया, उत्तर प्रदेश के लोग कभी भूलेंगे नहीं। आपकी बुद्धि पर, आपकी क्षमता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए, ये उस गांधी परिवार के सदस्य और उस कांग्रेस पार्टी के नेता ने किए जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने एक नहीं 4-4 पीढ़ियों तक लगातार वोट देने का काम किया था। इसलिए अपना अपमान उत्तर प्रदेश सहन नहीं करेगा। विपक्ष को एक नेतृत्व नहीं मिल पाया। इन्होंने घमंडिया गठबंधन बनाया था, जहां जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबसे गंभीर आरोप लगे, कुछ लोग जेल में, कुछ लोग बेल पर है, वो सब लोग उस मंच पर जाकर इकट्ठे हो गए और उसको नाम दिया इंडी अलायंस। और उस इंडी अलायंस में सोनिया जी बेल पर, राहुल जी बेल पर, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, अरविंद केजरीवाल लाइन में। अब किसकी लाइन में कतार में है। 7-7, 8-8 ईडी के नोटिस हो जाते हैं, लेकिन वो जाते नहीं। लेकिन राजनीति आने से पहले कहते तो सबसे भ्रष्ट कांग्रेस है, इसको सत्ता में नहीं रहना चाहिए। आज उसके सहयोगी वो है, और उससे ज्यादा घोटाले करने का काम सबसे कम समय में किसी सरकार ने किया और पार्टी ने किया, तो उसका नाम आम आदमी पार्टी है। ऊपर से नीचे तक घोटाले, जिन्होंने कोई क्षेत्र घोटालों का नहीं छोड़ा। अब जहां इतने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों वाले लोग एक मंच पर आ जाए, इसका क्या होने वाला है? जहां खड़गे जी का नाम अगर ममता बनर्जी ले लेती है तो उनके अपने राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं खड़गे नहीं, राहुल गांधी हूं। दूसरी पार्टी के उनके सहयोगी कहते राहुल गांधी कतई नहीं है। ये कैसा गठबंधन है?
जिसका ना नेता है ना नीति और नियत में भारी खोट है, और नेतृत्वहीन अगर कोई ऐसा विपक्ष का गठबंधन होगा तो उसके जो आपसी मतभेद है वो पहले ही समाज के बीच में, आप सबके बीच में आ चुके हैं, और जैसे जैसे टिकट वितरण होता जाएगा वैसे वैसे और बिखरावट, टकराव और टूट सामने नजर आती है। देखिए, मैं युवाओं से तो सबसे पहले कहूंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उन्होंने कहा मेरा पहला वोट देश के लिए। तो जो 18 साल के हो गए हैं, कोई भी 22 साल से कम वाला जिसने आज तक वोट ना डाला हो, ना बनवाया हो, पहला काम करें, आप इसी महीने अपना वोट करवा लें, और आने वाले चुनाव में भारी मतदान युवाओं को करना चाहिए। दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र भारत है, सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है, और नई सरकार भी युवाओं की होगी। 18 साल वाले 18वीं लोकसभा चुनने में बड़ा योगदान देंगे, इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि जाइए, वोट बनवाइए और अपना पहला वोट देश के लिए दीजिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने देश के सामने रखा है, हमें उसे सिद्धि तक ले जाना है। ये जिम्मेदारी अमृत पीढ़ी के ऊपर है, और अमृत पीढ़ी के मैं युवाओं से कहता हूँ, ये अगले 25 वर्ष हमें देश के लिए समर्पित करने हैं। हर क्षेत्र में देश को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। ऊंचाई की जब मैं बात करता हूँ तो ये कह सकता हूँ, आज से 7 साल पहले भारत स्टार्टअप्स में कहीं नहीं था। ये भारत के युवाओं की क्षमता है कि हमारा भारत मात्र 7 वर्षों में मोदी जी की नीति स्टार्टअप इंडिया के कारण आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। 1,20,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हो गई, 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गई हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे दिया है। और हमने जो स्पेस सेक्टर में काम किया वो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था। चंद्रयान मिशन की सफलता, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा झंडा लहराने का काम भी भारत ने किया है, उसमें हमारे युवा वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, सोशल मीडिया या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी ताकत है अपनी बात रखने की, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हो, सामाजिक क्षेत्र की हो, या फिर मीडिया हाउसेस। आप लोगों को भी एक नई ताकत दिखी हो। कोविड के टाइम पे जब फिजिकल कॉपीज बननी कम हो गई थी तो डिजिटल का आपकी संख्या बढ़ी। आज आप लोग डिजिटल कंटेंट जैसे इसको रिकॉर्ड करके डालोगे तो शॉर्ट्स जो है वो बहुत चलते हैं, 1 मिनट के 2 मिनट के आपके वीडियो क्लिप्स को देखना लोग पसंद करते हैं। ऐसे ही स्वाभाविक तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर से लेके रिपोर्टर्स, वो अपने वेब पोर्टल से लेके चैनल्स बनाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र जहां हम लोग भी नहीं पहुंच पाए थे, प्रसार भारती बहुत बड़ा सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक ऑटोनोमस बॉडी है, आप जैसा बहुत बड़ा देश का नंबर 1 हिंदी जो पेपर है, आपको भी देखता होगा हर कोने में पहुंचना असंभव है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ने संभव कर दिया। तो निश्चित तौर पर इसके साथ चुनौतियां भी आती हैं, अवसर भी आते हैं। मैच्योरिटी आते आते कई बार समय लगता है, क्योंकि सेल्फ गवर्न्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है इसमें बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत संभावनाएं, और भारत जैसे युवा देश में टेक्नोलॉजी में जहां दुनिया के देशों को हमने पछाड़ दिया, जो दुनिया के देशों के बजाय अपने देश के पूर्व वित्त मंत्री कहते थे कहाँ डिजिटल पेमेंट होगी, कौन करेगा 7 रुपए की पेमेंट, कहाँ आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। आज हम सीना ठोक कर कहते हैं दुनिया की 40% डिजिटल पेमेंट कहीं होती है तो मेरे भारत में होती है। रेडी वाला भी करता है, बड़ी वाला भी करता है, चाय वाला भी करता है, सब्जी वाला भी करता है, और इस 5 स्टार होटल के इस हॉल के अंदर बैठे आप लोग भी करते हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति आता है तो वो भी चाय के प्याले के बाद मोदी जी डिजिटल पेमेंट करते हैं। ये भारत की ताकत है। और अब जब वो फ्रांस वापस जाएंगे और आप में से कोई पेरिस ओलंपिक्स देखने जाएगा तो एफिल टावर पर भी आप टिकट कटानी हो तो रुपये में पेमेंट कीजिए और यूपीआई भीम से पेमेंट आप कर सकते हैं। हम ऑडियंस से सवाल लेंगे, आपके सवाल। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को होना।
कोई भी पार्टी को अगर सरकार बनानी तो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ी भूमिका है। 80 लोकसभा सीट 550 में से बहुत कुछ कहता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान था। 2024 में एनडीए जब 400 पार करेगी, भाजपा 370 पार करेगी तो उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी को। ये उत्तर प्रदेश का योगदान है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं क्योंकि 2022 के चुनाव का सह प्रभारी भी था, मैंने 1.5-2 महीने यहीं पे काटे उत्तर प्रदेश। मैं देखता था कि लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी ने जो 3-4 महीने खूब मीडिया अपनी बाकी पीआर कंपनीज के माध्यम से एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया कि जैसे बिल्कुल आ रहे अखिलेश ऐसा दिखाते। हमने कहा था जा रहे अखिलेश कहीं आए नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार है कि वो जंगल राज वापस नहीं चाहती। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, आज उत्तर प्रदेश में दंगल होते हैं, खेलों को बढ़ावा मिलता है। एक समय था यहाँ शूटिंग होती थी, यहाँ माफिया के रूप में जाने जाते थे, आज राइफल शूटिंग के माध्यम से मेडल जीतने वाले आते हैं, रेस में भागकर मेडल जीतने वाले आते हैं। और ओलंपिक्स में जब मेडल जीतकर देश के सभी मेडलिस्ट आते हैं तो एकमात्र राज्य पूरे देश में था जिसने सभी एथलीट्स को बुलाकर सम्मानित किया और शायद 35 करोड़ रुपए की जो नकद राशि उनको इनाम के रूप में दी तो योगी आदित्यनाथ जी ने दी थी, वो उत्तर प्रदेश में कर रखा। 400 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपने, मोदी जी ने केंद्र से सारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश को लाभ मिले और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उसको सफलतापूर्वक लागू किया। आज अगर हम विदेशों में जो एक्सप्रेस हाईवे देखते थे, आज आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में 2017 में शायद केवल 4 एयरपोर्ट थे, आज लगभग 21 एयरपोर्ट बन जाएंगे, जिनमें से 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। पहले केवल 4 एयरपोर्ट से उड़ानें उड़ती थी 25 डेस्टिनेशन के लिए, आज 10 से ज्यादा एयरपोर्ट से उड़ती है 75 डेस्टिनेशन के लिए। दिन की 150 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं और जल्दी आपकी ये फ्लाइट्स दुगनी से ज्यादा हो जाएंगी। आपका रोड नेटवर्क दुगने से ज्यादा हो गया। आपके यहाँ पे हथियार यूज होते थे फिरौती के लिए, लेकिन आज भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर कहीं पे बनी है तो मेरे उत्तर प्रदेश में AK-203 राइफल कहीं पे बनी है। तो उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश में वो सब संभव हो पाए जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और आगे बढ़ाने का काम किया, तो जहां एक और सोमनाथ धाम बनी, केदारनाथ धाम बना, महाकाल लोक धाम बनी, करतारपुर कॉरिडोर खुला, हेमकुंड साहब तक रोपवे बना, बौद्ध सर्किट उत्तर प्रदेश में बना, काशी विश्वनाथ धाम बनी, तो वहीं पर अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा है। तो उत्तर प्रदेश ने तो आगे ही बढ़ने का काम किया है। आप किसी क्षेत्र में देखिए, देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है। अभी पीएम साहब ने कार्यक्रम यहाँ पर शायद 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, 10 लाख करोड़ की, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है देश में जिसने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का अपना लक्ष्य रखा है। और जब कोई लक्ष्य रखता है तो मोदी योगी की जोड़ी उसको पूरा भी करके जोड़ेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं एक बात पूरे हक के साथ कह सकता हूं, सोच ईमानदार, काम दमदार, शायद यही टैगलाइन। उन्हीं सहगल जी भी यहां पर है, मुझे याद है ये टैगलाइन आपके एक सिंगल लाइन चलती, सोच ईमानदार, काम दमदार। कुछ नहीं हमें कहना पड़ा यूपी की जनता। यूपी की जनता को पता चल गया कि जो माफिया डॉन थे उनके घरों पर जेसीबी कैसे चलती है, बुलडोजर कैसे चलता है, ये महाराज की सरकार में, योगी सरकार में देखने को मिलेगा।
और जो कब्जे थे वो अपने आप छूटने शुरू हो गए, फिरौती बंद हो गई, अपराध की घटनाओं में 50% की कमी आ गई, गुंडा राज से समाप्ति की ओर हम आगे बढ़े। जब आपको इस तरह का संरक्षण मिलता है कि आपको सुरक्षित महसूस करते हैं तो निवेश स्वयं चलकर आता है। मुंबई के बाद अगर मुंबई से भी बड़ी कोई फिल्म सिटी कहीं पर बनने जा रही है तो उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। केरल का एयरपोर्ट रिकॉर्ड समय में पूरा होने वाला है। ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां उत्तर प्रदेश की। और मैं योगी जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं और मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने लगातार, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा। और योगी जी ने ईमानदार सरकार, एक कुशल सरकार यहाँ पर की। उनकी सरकार के सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई और उत्तर प्रदेश की जनता का विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने समझदारी के साथ वोट किया और ईमानदार सोच वाली सरकार को चुना और दमदार निर्णय करने वाली सरकार को भी चुना। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम से कम 40% बचा, तो तेल भी बचा, आपका माल भाड़ा भी कम हुआ, कुल मिलाकर आपकी महंगाई कम हुई। कांग्रेस के समय 13% महंगाई दर थी, आज 5.5-6% तक ज्यादा से ज्यादा रही। वन नेशन वन टैक्स में राज्यों को एक साथ आकर तय करना है किन किन आइटम्स को लाना, तो उसमें लीकर और ये पेट्रोल, डीजल और गैस, इसको बाहर रखा। जब राज्य सहमत हो जाएंगे, हमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मोदी जी की ओर से कोई इसमें विरोध नहीं है। सब राज्य सहमत हो जाए, हम कल लागू कर देंगे। लेकिन राज्य जब सहमत नहीं होते, शराब और पेट्रोल डीजल पर अगर अपना अधिकार रखना चाहते हैं तो उसमें राज्यों की ये काउंसिल बनी हुई है, वो उसको तय करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, कोविड से पहले मात्र 95,000 करोड़ रुपया टैक्स इकट्ठा होता था। आज देश की जनता ईमानदारी से टैक्स भी दे रही है। देश की अर्थव्यवस्था 8.4% के साथ बढ़ी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पिछली तिमाही जो है, तीसरी तिमाही की 8.4% से बढ़ी। और अब हमारी टैक्स कलेक्शन 95,000 करोड़ नहीं, मार्च में 1,83,000 करोड़ थी और ऑन एन एवरेज 1,66,000 करोड़ रुपया प्रति माह एवरेज निकलती है। ये लगभग 70% उससे ज्यादा। आपका पहला सवाल क्या था, आप एक बार फिर रिपीट करेंगे, तो दोनों सवाल इकट्ठे हैं। ये जो हाईवे टैक्स पेयर्स हैं, मैं एक्चुअली आगे, पहले तो मैं देश के टैक्स पेयर्स का आभार प्रकट करता हूँ कि ईमानदारी के साथ टैक्स पे कर रहे हैं। तभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आज तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन हुई है, तो अब जाकर पोस्ट कोविड हुई। इसके दो कारण, एक तो अर्थव्यवस्था का तेजी के साथ बढ़ना, दूसरा प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी होना, और तीसरा ईमानदारी के साथ टैक्स पे करना। और ईमानदारी के साथ व्यक्ति टैक्स क्यों पे करता है? क्यों पे करता है? जब उसको सरकार के ऊपर विश्वास होता है कि उसका पे किया गया टैक्स ठीक जगह लगा। आज मैं विश्वास दिला सकता हूं, मोदी सरकार ने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। देश के 4,20,00,000 फर्जी राशन कार्ड को हमने समाप्त कर दिया है। 4,10,00,000 फर्जी रसोई गैस के सिलेंडर का जो कार्ड थे, हमने उसको समाप्त कर दिया है। जनधन, आधार, मोबाइल, ये त्रिशक्ति का उपयोग करके अब डीबीटी करते हैं, सीधा खाते में पैसा डालते हैं। जो कांग्रेस के सिस्टम में खाने वाले लोग थे, खाने वालों को बाहर कर दिया, अब बटन दबाते खाते में सीधा पैसा डालने का काम मोदी सरकार करती है। इससे लगभग 2,70,000 करोड़ की बचत देश की। तो टैक्स पेयर का पैसा ईमानदारी के साथ बचाया है। अब इसको लगाया का 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए, यानी कि कम से कम 20 से 25 करोड़ लोगों को पक्के मकान में रहने के लिए छत किसी ने दी, तो मात्र 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर में शौचालय बनाकर दिया। अब खुले में कई किलोमीटर दूर जाके शौच करने की जरूरत नहीं पड़ी, घर में बना दिया। 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, मुफ्त में चूल्हा भी दिया, और 13 करोड़ घरों को नल से जल का प्रावधान भी किया।
60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, 80 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल अनाज भी दिया और अगले 5 साल मुफ्त में अनाज देने की गारंटी भी मोदी सरकार ने दी है। अब आप ये कहते हैं कि मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे हैं? जिस देश में 63% महिलाएं अनिमिक हो, करोड़ों बच्चे मेल नरिशमेंट का शिकार हो, कुपोषण का शिकार हो, और आप कहते हो कि हमारे पास युवा आबादी सबसे बड़ी है, लेकिन कुपोषण का शिकार करोड़ों बच्चे होंगे, तो क्या विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे? और इस कुपोषण वाले में केवल गरीब का बच्चा नहीं, अमीर का बच्चा भी है, जहां जागरूकता की कमी है। इसलिए पोषण अभियान को चलाएं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्या टैक्स पेयर कहां से कमाता है? टैक्स पेयर जब गरीब की खाते में कुछ आएगा, कुछ कमाएगा, तब वो सबसे पहले खर्चा कहां पे करता है? उसकी क्रय शक्ति कहां बढ़ती है? वो बेसिक एमिनिटीज के ऊपर जाता है। चाहे अपना कपड़ा खरीदना है, बेहतर खाने के लिए खरीदना है, त्योहार को बेहतर तरीके से मनाना है, तब जाकर वो किसके पास जाता है? वो इंडस्ट्री के पास ही जाता है। जो कपड़ा बनाता है, बाकी मिल्स लगाता है, उसकी आय वापस बढ़ रही है। अगर मोदी जी त्योहार के समय कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बल दो, वोकल फॉर लोकल हो जाओ, और उस त्योहार के 15 दिन के अंदर सेल होती है 4 लाख करोड़ रुपया, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जाता है गरीब के खाते में, तो वहां भी जाकर लोकल प्रोडक्ट बनाए। और उसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे बड़ी गति दी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को कोविड के समय से। बहन जी, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, क्या ये टैक्स पेयर का? बाकी देशों में तो 50% पैसा टैक्स में चला जाता है। हमने नई इंडस्ट्री लगाने वाले को 25% नहीं 15% टैक्स कर दिया। ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का काम किया। अब 7 लाख रुपए तक की आय तक, कांग्रेस के समय 2 लाख रुपए की आय के बाद आपको टैक्स देना पड़ता था। ये मोदी सरकार है, आपने मांगा नहीं, लेकिन 7 लाख रुपए की आय तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, 0 टैक्स है, मोदी सरकार ने किया। आप ये एमएसपी क्यों देते हो? अरे भाई, कांग्रेस ने 10 साल में गेहूं, दाल, दलहन, तिलहन, इसके ऊपर कुल मिला के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की खरीदारी की। मोदी सरकार ने 18,40,000 करोड़ की खरीदारी एमएसपी के अंतर्गत की कि देश के किसान को पैसा मिला। दूसरा, कांग्रेस के समय खेती बाड़ी का बजट था 27,662 करोड़ रुपया 2013-14 में। हमारा बजट है 1,25,000 करोड़। कांग्रेस के समय 0 पैसा मिला मुआवजे के रूप में, हमारे समय मिला 1,54,000 करोड़ रुपया। कांग्रेस के समय मात्र 4,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ सिंचाई योजना में, हमने किया 15,511 करोड़ रुपया। कांग्रेस के समय पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिली, ना सम्मान मिला ना निधि मिली किसान को। हमने 12 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया, यानी कि साल का 6,000 रुपया किसानों के खाते में पिछले 5 साल से लगातार मोदी सरकार दे रही है। अब इससे क्या? हम दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादन करने वाले बन गए, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाले बन गए, सबसे बड़े 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है, थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। एक के बाद दूसरे क्षेत्र में हम आगे बढ़े। अभी आपकी कमाई बढ़ कैसे रही है? जब सरकार ईमानदारी के साथ, सरकार 11 लाख करोड़ रुपए साल कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, सरकार 11 लाख करोड़ से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। पिछले साल 10 लाख करोड़ किया, उससे पिछले साल 7.5 लाख करोड़ किया। अब सरकार इतना निवेश करें, तब आप जैसे उद्योगपति ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी उसमें निवेश करे। तो क्या करना चाहिए? उससे रोजगार भी मिल रहा है, तो रोजगार भी मिल रहा है। जब किसी की आय बढ़े तब जाके आपका समाज का बिगड़ी भी ज्यादा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है देश के विकास के प्रति। आप देश के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूं, जिसने ईमानदारी के साथ टैक्स पे किया, हम उसके धन्यवादी हैं। जिन्होंने 1 करोड़ लोगों ने अपना एलपीजी गैस सिलेंडर पे अपनी सब्सिडी को छोड़ा, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि गरीब जनता को सिलेंडर देने का काम नहीं। वैसे आप टैक्स देते कितना है, जरा मैं आपसे पूछूं, कितना टैक्स देते हैं साहब? बहन जी बैठिए, मैं आपके लिए बता रहा हूं। ये जो मध्यम वर्ग है, ये जो मध्यम वर्ग है,
तो इसलिए 7 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं। ये जो 5 लाख रुपया मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना में मिलता है 60 करोड़ लोगों में, इसमें मध्यम वर्ग भी है। और मैं आपको ये कहूं, ये जो देश में मात्र 96,000 किलोमीटर 4 लेन हाईवे था, आज बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गया। ये मध्यम वर्ग के लिए, गरीब लोगों के लिए। ये जो देश में मात्र 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें ग्रामीण जुड़ गई है। ये मध्यम वर्ग के लिए ग्रामीण थे। ये जो देश में केवल 7 एम्स अस्पताल थे, आज 23 एम्स अस्पताल हो गए, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी है। ये मध्यम वर्ग गरीब के लिए हो गया। देश में केवल 16 आईआईटी थे, आज 23 हो गए। देश में केवल 12 आईएम थे, आज 19 हो गए। देश में केवल 350 मेडिकल कॉलेज थे, और आप जैसे मध्यम वर्ग वालों को 2-2 करोड़ रुपया देने पड़ता था, बच्चों को मेडिकल की शिक्षा दिलाने के लिए विदेश भेजना पड़ता था। आज 350 मेडिकल कॉलेज नहीं, 700 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो गई। 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो गई। 5 शहरों में मेट्रो था, आज 20 शहरों में मेट्रो हो गया। और मैं आपसे एक बात और कहूं, आज जो आप पासपोर्ट लेके पहले विदेश में जाते थे ना, तब भारत का नाम लेते थे तो लोग क्या कहते थे? आज सिर उठाकर आप कहते हैं मैं भारत से आया हूं, जनता भी कहती हम। ये ईमानदारी से सरकार चली है साहब। 10 साल में आपको कहना चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त हमने सरकार की है। मोदी के ऊपर या उसके किसी मंत्री के ऊपर 1 रुपए के घोटाले का आरोप नहीं। बस